जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए टॉपिक को। ठीक है, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, डीएनए क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं और ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएनए होता क्या है? डीएनए, ठीक है, डीएनए डीएनए, ठीक है। अब डीएनए का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम जो होता है कहते हैं डीएनए को डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए में दोस्तों पेंटोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज शुगर पाई जाती है। अगर डीएनए जो होता है दोस्तों वो हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और डीएनए है क्या? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं या फिर कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को या तो आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं या फिर कहते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए सभी वायरस जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वायरस होते हैं या फिर जंतुओं में पाए जाने वाले वायरस होते हैं, कुछ वायरस को छोड़कर सभी में क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। कुछ प्लांट एंड एनिमल वायरस को छोड़कर सभी में क्या पाया जाता है? सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। ठीक है, सभी प्लांट या कुछ प्लांट और एनिमल वायरस को छोड़कर सभी में क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, अब जो डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए का जो मेन कार्य होता है वो होता है कि एक लक्षण को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का। यानी कि जो लक्षण हमारे पेरेंट्स में हमें मिलते हैं वो डीएनए के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है जब पेरेंट्स के द्वारा जो चाइल्ड की उत्पत्ति होती है तो पेरेंट्स के लक्षण जो होते हैं उनका कुछ भाग जो होता है वो डीएनए के माध्यम से दूसरे चाइल्ड में पहुंच जाता है, जिसका निर्माण होता है। या जो मदर्स होती हैं वो जो चाइल्ड को जन्म देती हैं तो उनमें उनके लक्षण पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स के लक्षण डीएनए के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, लक्षण ट्रांसफर करने का
कार्य किसका होता है? डीएनए का, डीएनए का, ठीक है। अब जो दोस्तों डीएनए होता है उसमें ऐसी क्षमता पाई जाती है, वो स्वतः ही रेप्लिकेशन करके दूसरे अपने जैसे दूसरी कॉपी बना लेता है डीएनए की, ठीक है। डीएनए में रेप्लिकेशन की, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, जिससे वह क्या करता है? जिससे वह अपनी जैसी डीएनए की कॉपी बना लेता है, डीएनए की कॉपी बना लेता है, जिससे वह क्या करता है? डीएनए की अपनी ही जैसी कॉपी बना लेता है। डीएनए में ऐसे सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। डीएनए किससे बना होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है तो न्यूक्लियोटाइड, बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है। क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, बहुलक को पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर क्या होता है? बहुलक होता है, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है, क्योंकि बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड दोस्तों किनसे बने होते हैं, इसको हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड को जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो होता है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 प्रकार के कंपोनेंट से होता है, यानी कि 3 प्रकार के पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस। ये 3 चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, ये किसका मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों न्यूक्लियोटाइड का निर्माण तो इन 3 चीजों से हुआ, अगर हमें न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है, न्यूक्लियोसाइड को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जब न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को निकाल दिया जाता है तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षारक, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कब होता है? जब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षारक, ये दोनों चीजें होती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इतना बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद में जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन
बेस या नाइट्रोजन क्षारक बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रीमिडीन, प्यूरीन, और दूसरा होता है प्रीमिडीन, ठीक है। प्यूरीन जो होता है दोस्तों, उसमें दो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं प्यूरीन में। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है। pyrimidine में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे नाइट्रोजन क्षारक हैं उनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, एक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 3-4 पाए जाते हैं, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये तो होता है डीएनए में। ये किस में होते हैं, डीएनए में होते हैं, ठीक है। अगर आरएनए की बात करें हम, तो आरएनए जो होता है उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। आरएनए में क्या आ जाता है, एक तो एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और क्या होगा, यूरेसिल होगा। इसमें थायमिन नहीं होगा, थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल आ जाता है। ये किसमें होता है, आरएनए में, ठीक है। आरएनए क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एन की न्यूक्लिक एसिड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा कौन सा होता है, आरएनए होता है। आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। जबकि डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है, ठीक है। अब दोस्तों इतनी बात हमने जानी कि डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, डीएनए की संरचना, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना। इसके बाद पढ़ेंगे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था। अब पढ़ेंगे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था। इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वाटसन तथा क्रिक मॉडल, वाटसन तथा क्रिक मॉडल या फिर हम कह सकते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं पहले, उसके बारे में उसके एक एक भाग को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो बनाना काफी आसान होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में
इस तरह से करते हैं। ये दोस्तों हमारा डीएनए का मॉडल जो है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं आपस में, यानी कि डीएनए जो होता है वो आपस में इस तरह से सीढ़ी के जैसे, जो सीढ़ी में बीच में डंडे होते हैं, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से ये डीएनए जो स्ट्रक्चर है पूरे में इसी तरह से ये लगे होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो बन के तैयार हो गया। दोस्तों डीएनए जो होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक स्टैंड की जो फ्री एंड होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, एक होता है 3' से 5'। ठीक है दोस्तों, एक फ्री एंड होता है एक स्टैंड का, वो 3' होता है, और दूसरा जो होता है वो 5' होता है। ऐसे ही दूसरा स्टैंड होता है, उसका फ्री एंड कितना होगा? 5', यानी कि अपोजिट होता है एक दूसरे के। ठीक है, एक का 3' ऊपर होगा तो दूसरे का 5' ऊपर होगा, और जो लास्ट वाला नीचे होगा वो 3' होगा। ठीक है, अब हमने जाना कि डीएनए के दोनों स्टैंड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे रहे न्यूक्लियोटाइड, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, अब जो थायमीन होता है दोस्तों, यानी कि चलिए पहले और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में जुड़े हुए, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो दोस्तों 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक कॉइल की लंबाई, डीएनए की एक कॉइल जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए की एक कॉइल की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, हमने जाना कि डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड एक कॉइल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब डीएनए जो होता है उसके बीच में एक सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है जो डीएनए को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस होती है, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल
एक्सिस, ये डीएनए को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, डीएनए में जो थाइमिन होता है वो एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, डीएनए में जो थाइमिन होता है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किसके द्वारा जुड़ता है? एडेनिन से, एडेनिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या हिंदी में कह सकते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध के द्वारा थाइमिन एडेनिन से जुड़ता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है, अब गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है दोस्तों, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ता है? साइटोसिन से, साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, या कह सकते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। यहाँ कितना आया? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, हमने जाना कि थाइमिन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ जो थाइमिन है वो डीएनए के एडेनिन से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है? डबल बॉन्ड के द्वारा, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि, और लास्ट में हमने इस तरह से केवल लाइन को खींच के दर्शा दिया है। ठीक है, बल्कि पूरे डीएनए में इसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अरेंज होते हैं यहाँ तक। ठीक है, जब तक डीएनए लास्ट होता है वहां तक इसी तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, डीएनए दोस्तों 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। डीएनए कितने स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है? 2 स्ट्रैंड से। एक स्ट्रैंड ये रहा डीएनए का, दूसरा ये रहा। तो डीएनए कितने स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है? डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड से बना होता है, इसीलिए डीएनए को क्या कहा गया? डबल हेलिक्स मॉडल। इसीलिए डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल कहा गया। अगर दोस्तों इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना हमें ऐसी दिखाई देती है जैसे घुमावदार सीढ़ी हो। सीढ़ी होती है नॉर्मली जिसपे हम चढ़ते हैं छत पे जाने के लिए। ठीक है, तो वो तो सीधी मालूम पड़ती है, बिल्कुल स्ट्रेट मालूम पड़ती है, लेकिन इसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है जैसे घुमावदार सीढ़ी हो। जीना देखा होगा, जो चढ़ते हैं तो कुछ जीना बिल्डिंग के बाहर से लिया जाता है तो वो घुमावदार होता है, यानी कि गोल गोल होता है। ठीक है, अगर हम दूर से देखें तो ऐसा ही मालूम पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? घुमावदार होती है। और डीएनए के बीच में एक एक्सिस पाई जाती है, एक लाइन पाई जाती है जो डीएनए को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। डीएनए की एक कॉइल की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और दूसरी जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इस मॉडल को दोस्तों 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इस मॉडल 3 साइंटिस्ट ने दिया था। उनका नाम था वाटसन, क्रिक, यहाँ नंबर 1, नंबर 2 किसने? क्रिक ने, और नंबर 3 थे विल्किंसन।
इन्होंने 1953 में इस मॉडल को दिया था। कितने में दिया था? 1953 में इस मॉडल को दिया था, 1953 में। और इस मॉडल को देने के लिए इन्हें 1962 में, इस मॉडल को देने के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला। 1962 में नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में इस मॉडल को, डीएनए के इस मॉडल को देने के लिए। और मॉडल किसने दिया था? वाटसन, क्रिक एंड विल्किंसन ने यह मॉडल दिया था, जिसको हम वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस मॉडल के लिए 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमने ब्रीफ डिस्कस किया, एक एक चीज को इसके जाना। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है, यानी कि बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं दोस्तों वो न्यूक्लियोटाइड से ही बनके, बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए डीएनए को पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, किसका पॉलीमर कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर कहा जाता है, क्योंकि डीएनए जो होता है बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए डीएनए को पॉलीमर कहते हैं या बहुलक कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आज का हमारा डीएनए का टॉपिक। इसको अच्छी तरह से हमने ब्रीफ डिस्कस किया, इसके एक एक भाग के बारे में जाना, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी लोगों का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें।